अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ CS 302 के स्टूडेंट्स के लिए। लेक्चर 23 से लेक्चर 33 तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो आपको प्रिपेयर करनी थी फाइनल टर्म के पेपर के लिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरी थी कि नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं उनको भी बताया जाए कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन उन्होंने करने हैं। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाई, ठीक है, पहले। तो आज मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह आपको ये भी अच्छी लगेगी और इसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 34 से। लेसन 34 में सबसे पहले है शिफ्ट रजिस्टर्स। तो यहाँ से आपको पहले क्या करना है, आपको रजिस्टर की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेना है कि फ्लिप फ्लॉप क्या है, रजिस्टर्ड क्या है, ठीक है। तो इतना सा आप कर ली। उसके बाद 2 फंक्शंस होते हैं रजिस्टर के, और ये 2 फंक्शंस जो हैं ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा आपने यहाँ से कर लेना है कि इसके क्या फंक्शंस हैं रजिस्टर्स के। नेक्स्ट है हमारे पास कि शिफ्ट इन शिफ्ट राइट, ठीक है। तो शिफ्ट इन और शिफ्ट आउट ऑपरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होता है, कैसे उसकी आप ये डायग्राम जो है ना ये रीड कर लेंगे, ये डायग्राम देख लीजिएगा। हो सकता है कि ये आपको डायग्राम बनाने का कहा जाए। तो बहुत सिंपल सी डायग्राम है। डाटा इन हो रहा है यहाँ से और डाटा आउट हो रहा है यहाँ से। तो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे ये होता है, कैसे काम करता है, इसके लिए आप थोड़ा सा ना एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिएगा और डायग्राम को देख लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट इन शिफ्ट आउट, वो शिफ्ट लेफ़्ट था और वो शिफ्ट राइट था और ये शिफ्ट लेफ़्ट है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि डाटा जो था वो लेफ़्ट से इन हो रहा था और राइट पे आउट हो रहा था। और यहाँ पे क्या है कि डाटा राइट से इन हो रहा है और लेफ़्ट से आउट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं शिफ्ट लेफ़्ट। तो जस्ट एक डिफरेंस है इसमें, सेम उसी तरह से है। आपने इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेना है कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद आपने ये नेक्स्ट डायग्राम नहीं करनी, ठीक है, और ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ गया पैरेलल, ठीक है, सीरियल इन पैरेलल आउट। डाटा जो है वो सीरियल में इन हो रहा है और पैरेलल आउट हो रहा है। तो सीरियल इन पैरेलल आउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने करना है। थोड़ा सा आपने देखना है कि किस तरह से काम करता है, ठीक है, यहाँ तक रीड कर लीजिएगा। और उसके बाद इसकी डायग्राम इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिफ्ट रजिस्टर्स जो हैं ये मैं आपको बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट हैं, इसी क्वेश्चन पूछा जाता है एक ना एक हर स्टूडेंट्स को। इसलिए आपने ये तमाम शिफ्ट रजिस्टर, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, पैरेलल, सीरियल, ये तमाम आपने करने हैं। किस तरह से ये काम करती हैं ये आपने देखना है। उसके बाद आपने इनकी ये वाली डायग्राम देखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगेन हमारे पास ये उसी तरह की डायग्राम आ गई है जिस तरह से मैंने आपको पहले पीछे जब लेक्चर 23 से लेक्चर 33 तक तैयारी करवाई थी उसमें बताया था, ठीक है। तो वो आपने की है, इसलिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही ये इतनी ही पूछ जाएगी, क्योंकि ये देखिए इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं। क्या है कि 2 इनपुट हैं A और B, 7 इसमें आउटपुट हैं, 8, ठीक है, और एक क्लॉक सिग्नल है, एक क्लियर। तो ये तो मतलब सीधा सही पता चल रहा है देखने से कि क्या है इसमें। तो इसलिए इनके फंक्शंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये आप ना कीजिएगा अगर आपने पीछे वाली कर ली हैं तो। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये वो हमारे पास था कि डाटा जो था वो सीरियल में इन हो रहा था और डाटा आउट जो हो रहा था वो पैरेलल हो रहा था। अब यहाँ पे ऑपोजिट है कि डाटा जो इन हो रहा है वो पैरेलल है और जो आउट हो रहा है वो सीरियल है। तो इसको भी आपने करना है और इसकी भी डायग्राम आपने करनी है। मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी और इसकी डायग्राम का क्या डिफरेंस है वो भी आपने देख लेना है। उसके बाद MCQs के लिए ये लाइन आप फर्स्ट कर लीजिएगा और ये लाइन करने के बाद MCQs के लिए, ठीक है। और एक यहाँ पे एक और बन रहा था, ठीक है, असिंक्रोनस इनपुट्स कौन सी होती हैं, ये MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। असिंक्रोनस इनपुट्स कौन सी होती हैं, सेट और क्लियर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि असिंक्रोनस इनपुट्स के नेम लिखे, सेट और क्लियर, या फिर MCQs में, ठीक है, ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप पास पेपर्स में भी देख सकते हैं।
उसके बाद आप इसके भी देख लीजिएगा, ठीक है, कि इसका क्या काम है, इसका क्या है। तो सेम वही है जिस तरह से हमने पीछे वाले लेक्चर्स में किया था। अगर आपने वो किया है अगेन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, डाटा जो इन हो रहा है वो भी पैरेलल हो रहा है और जो आउट हो रहा है वो भी पैरेलल हो रहा है। तो इसको भी आपने एक दफ़ा रीड करना है कि इसमें क्या डिफरेंस है और इसकी भी डायग्राम आपने करनी है। नेक्स्ट, ये नीचे वाली डायग्राम नहीं करनी, ये जो मैं डायग्राम्स आपको शिफ्ट रजिस्टर्स की बता रही हूँ वो आपने ये ऊपर वाली करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि और है भी वो ईजी। उसके बाद ये वाली डायग्राम आपने करनी है कि यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, ये आपको पूछा जा सकता है कि कितनी इनपुट्स हैं, ठीक है। आउटपुट्स को डिफ़ाइन करें, जेके को डिफ़ाइन करें, ठीक है। CLR क्या है, इनके फंक्शंस तमाम इनपुट्स के बताएं, तो वो पूछा जा सकता है। और सेम इसी तरह से ये भी आपने करनी है, इसके भी आपको फंक्शन पूछा जा सकता है और नीचे फंक्शन एक्सप्लेन किया गया है। ये फंक्शंस आपने रीड कर लेना है कि कौन सी इनपुट का क्या काम है। उसके बाद हमारे पास रोटेट राइट ऑपरेशन और रोटेट लेफ़्ट ऑपरेशन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों आपने रीड करने हैं। और उसके बाद डायग्राम्स भी दोनों की करनी है। तो ये देखिए राइट से रोटेट कर रहा है और जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, वो लेफ़्ट से रोटेट कर रहा होगा इस तरफ। जस्ट यही इसमें डिफरेंस है। तो ये आपने देख लेना है, दोनों में बहुत ईजी हैं दोनों। और तमाम शिफ्ट रजिस्टर्स हमारे हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या था कि टू कॉमन रजिस्टर्स इन डिजिटल लॉजिक में, दो कॉमन रजिस्टर्स होते हैं, कौन से हैं उन काउंटर्स के नेम लिखे हैं। और तो यहाँ पे आपने ये देख लेने हैं कि दो रजिस्टर्स के क्या नेम हैं। उसके बाद जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर जो था, ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। तो इनकी डायग्राम आपने नहीं करनी। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं कि इसको थोड़ा सा रीड कर लें और देख लें कि जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। डायग्राम इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लेक्चर 35। लेक्चर 35 भी हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर जो थे उनकी एप्लीकेशंस आ गई है, ठीक है। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। डिफाइन मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सीरियल टू पैरेलल इसमें से कन्वर्टर जो है वो देखना है। उसके बाद ये देखें, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर बेस्ड ऑन शिफ्ट रजिस्टर्स, और ये कैसे काम करता है ये देखना है। इसकी डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। और कीबोर्ड इनकोडर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत दफ़ा पास पेपर में भी रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं खुद भी। तो और है भी वेरी इजी, ठीक है। तो इतना सा आप कर लीजिएगा, ठीक है, बस इतना सा। कीबोर्ड पे आपको पता है कि वो क्या होता है, BCD इनकोडर होता है ये, और इसमें क्या होते हैं, डिजिट्स होती हैं 0 to 9, और ये किस तरह से काम करता है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, इसको थोड़ा सा आपने रीड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसकी भी डायग्राम आपने नहीं करनी। प्रोग्रामेबल PLDs, ठीक है, PLDs इसमें से MCQs पूछे जाते हैं PLDs में से, तो आप लोग इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। मज़ीद इसको क्वेश्चन के लिहाज से करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रजिस्टर्ड मोड ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। और MCQs के लिहाज से आप एक दफ़ा इसको रीड कर सकते हैं। और हाँ जी, इसमें से MCQs ही हैं जस्ट। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर मोड स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ये करना है, MCQs के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप स्टेटमेंट्स इज़ यूज्ड इन डिक्लेरेशन पार्ट विद स्टेटमेंट पिन, ठीक है। तो ऑन द पिन स्टेटमेंट, पिन नंबर टू आउटपुट वेरिएबल्स, इस टाइप हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम स्टेटमेंट्स की डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं रजिस्टर यहाँ पे कॉम्बिनेशनल और REG रजिस्टर, तो ये हम इसकी डिक्लेरेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इस टाइप लगा रहे हैं। और पिन जो है वो आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसको किस तरह से पिन कहाँ यूज़ होगा, इज़ रजिस्टर, ठीक है, बफर इन्वर्टर
और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कब हम रजिस्टर यूज़ करेंगे, कब कॉम्बिनेशन और कब रजिस्टर, ठीक है, बुफर, ये तमाम चीज़ें आपने रीड कर लेनी हैं MCQs के लिहाज से। उसके लिए आपने यहाँ पे देखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, और ठीक है, और रजिस्टर्ड आउटपुट। तो यहाँ पे इक्वल का क्या मीनिंग है और कॉलन इक्वल का क्या मीनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए MCQs के लिए। उसके बाद यही यहाँ पे MCQs ही हैं इसमें। नेक्स्ट ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आई थिंक यहाँ पे गलवानो था, MCQs के लिए ये लाइन आपने कर लेनी है, फर्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइनल टर्म का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इन टॉपिक्स को। नेक्स्ट क्या है कि 8-बिट सीरियल इन पैरेलल आउट। तो अगर आपने वो जो हमने पहले किया था सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है, अगर वो आपने किया तो ये आपको अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। वही वाला जो मैंने आपको पहले बताया था वो आप अच्छे से देख लें। उसके बाद आपने कैसे ये देखें डिवाइस डिक्लेरेशन कैसे करनी है कि आपने पहले लिखना है रजिस्टर्ड या कम्बिनेशन जो भी था वो लिखना है, उसके बाद डिवाइस वर्ड, ठीक है, और फिर डिवाइस का नेम लिखना है। तो इस तरह से आपने डिवाइस डिक्लेरेशन करनी है, ये आपने देख लेना है। पिन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इस तरह से क्लॉक और क्लियर जो इनपुट्स हों वो इधर लिख के उसके बाद हमने पिन 1 और पिन 2, क्लॉक और क्लियर को हमने 1 और 2 लिख लिया, साथ में हमने पिन लिख लिया। तो इस तरह से पिन डिक्लेरेशन करते हैं। उसके बाद इक्वेशंस कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये मोस्टली MCQs के लिए है ये टॉपिक। तो ये भी हो सकता है कि डिवाइस डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें भी आपने क्या देखना है, आपने जस्ट यही देखना है डिवाइस डिक्लेरेशन कैसे करनी है, पिन डिक्लेरेशन, ठीक है, इक्वेशंस कैसे लिखनी है, ये 3 चीज़ें आप इस टॉपिक से देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर 36। लेक्चर 36 में हमारे पास है 3-बिट अप डाउन काउंटर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि 3-बिट अप डाउन काउंटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो डायग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3-बिट अप डाउन काउंटर कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए, और बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट होता है। अब हम यहाँ पे आई थिंक अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको करनी है। यूजिंग ए ट्रूथ टेबल्स, नहीं, ये भी नहीं है। ये इक्वेशंस वगैरह तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया, अगर आप वहाँ से वो सीख लेते हैं तो अगेन आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपने नहीं करनी। यहाँ से आई थिंक MCQs के लिए पूछा जा सकता है गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है ये आपको पता होना चाहिए MCQs के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम। तो ये एग्जाम्पल में से 1-2 क्वेश्चन बन रहा होता है, ठीक है। आपने पास पेपर जो है उसमें देखना है कि इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है इस एग्जाम्पल्स में से, एलिवेटर में से, और नेक्स्ट भी एक एग्जाम्पल है। इन दोनों एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन ये एग्जाम्पल्स बहुत लेंथी हैं, ठीक है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये ना करो, ठीक है। और बहुत कम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। अगर आप फिर भी इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पास पेपर में वो क्वेश्चन देख लें कि कौन सा क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बन रहा है, जो पूछा जाता है, ठीक है, वो आप देख लें। मज़ीद इस एग्जाम्पल को डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज लेंथी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ये वाला इनपुट लैचेस ये आपने नहीं करना और इसकी डायग्राम भी नहीं करनी। लेक्चर 37। लेक्चर 37 में हमारे पास क्या है, रिड्यूस नंबर ऑफ इनपुट लैचेस। तो आई थिंक ये भी आपने नहीं करनी। ये भी वही एग्जाम्पल है जो पीछे हमने की है ना, सेम वही एग्जाम्पल है, अभी तक वो चल रही है, इसलिए मैंने कहा कि इतनी लेंथी एग्जाम्पल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एलिवेटर एग्जाम्पल अभी तक चल रही है, इतनी लेंथी एग्जाम्पल आपने नहीं करनी। जो मैंने आपको अदर टॉपिक्स बताए हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सेकंड एग्जांपल मैंने आपको बताया था एलिवेटर के बाद एक और एग्जांपल है ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल, ठीक है। तो ये ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल ये भी मेरे, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ना देखें, ठीक है, या आप ना करें, बिकॉज आल्सो वेरी लेंथी एग्जांपल। और अगर आप इस लेंथ एग्जांपल को कर भी लें, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस हैं इसमें से क्वेश्चन आने के। तो इसलिए अगर आप दूसरे टॉपिक्स जो हैं उनको ज़्यादा टाइम दे लें इसकी निस्बत, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद तो हमारे पास क्या है इक्वेशन डेफिनेशन, तो ठीक है, तो इक्वेशन डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, वही जैसे हमने इक्वेशंस लिखनी थी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने सीखना है कि इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है। तो अगर वो आप करते हैं तो अगेन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये एग्जांपल भी आपने नहीं, डायग्राम भी आपने नहीं करनी ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर की, वही वाली एग्जांपल ट्रैफिक की चल रही है, ये दोनों एग्जांपल्स आप ना करें। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हाँ जी, यहाँ से मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था ताकि जल्दी से वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाए और आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद हमारे पास क्या है एनालिसिस ऑफ क्लॉक सिंक्रोनस स्टेट मशीन। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि सिंक्रोनस स्टेट मशीन के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, वो आपने यहाँ से देख लेने हैं। ये देखिए 3 स्टेप्स बताए गए हैं, ये आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद आपने ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और किस इसका फंक्शन क्या है, किस लिए इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन के तौर पे ये बताया हुआ है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को थोड़ा डिफाइन किया गया है, तो ये आपने करनी है 2-3 लाइनें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं। उसके बाद आपने ये करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए आपको डिवाइस इसी तरह से आपको टेबल दिया जा सकता है और इस तरह से डिवाइस नेम दिए जा सकते हैं और यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ना लिखी हो, ठीक है, और आपको कहा जाए कि करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखे तमाम डिवाइसेस की। तो इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। एसआर लैच का की करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपने 4 एमसीक्यूज में से सिलेक्ट करनी हो, तो इसलिए आपने इस टेबल को अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने हाईलाइट किया था, तो स्टेट डायग्राम मिली और मोरो मशीन की डायग्राम, स्टेट डायग्राम जो है, ठीक है, ये आपको गेन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मिली और मोरो मशीन की स्टेट डायग्राम मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो आपने वही वाली करनी है, ये अगेन जो आ रही हैं ये आपने नहीं करनी बिकॉज ये थोड़ी मॉडिफाइड है, तो वो वाली ईजी थी थोड़ी, तो वही वाली आप कर ली। नेक्स्ट लेक्चर 39 कंप्लीट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत से एमसीक्यूज बन जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। नेक्स्ट ऑलमोस्ट 40 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो नेक्स्ट तमाम ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेक्चर 39 में क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से आपने पहले क्या देखना है कि मेमोरी क्या होती है, ठीक है, मेमोरी को आपने थोड़ा सा देख लेना है उसकी डेफिनेशन को। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से मेमोरीज का मतलब कितने डाटा यूनिट्स की होती हैं 184, तो ये वाला यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है निबल को और बिट बाइट को, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपने हाईलाइट जो मैंने किया है ये आपने रीड करना है तमाम स्टूडेंट्स ने। उसके बाद मेमोरी को थोड़ा डिफाइन किया गया है, सेल क्या होता है उसको बताया गया है, ठीक है, और मेमोरी किस तरह से अरेंज होती है रोज़ और कॉलम्स में। तो ये होल टॉपिक जो है सारी लाइंस आपने करनी है जो मैंने हाईलाइट की हैं। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से मेमोरी को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेसन से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है, तो इसलिए आपने ये तमाम लेक्चर 39 जो है ये कंप्लीट करना है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होती है रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, ये आपने हाईलाइट जो मैंने लाइंस की है वो आपने रीड करनी है और ये एमसीक्यूज के लिहाज से ये टेबल करना है। उसके बाद मेमोरी कैपेसिटी और मेमोरी डेंसिटी, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन पास पेपर्स में भी आप देख सकते हैं। मेमोरी कैपेसिटी और मेमोरी डेंसिटी, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है। जो ऊपर वाली लाइन है ये आप एमसीक्यूज के लिए कर लें और मेमोरी कैपेसिटी और मेमोरी डेंसिटी जो है ये क्वेश्चन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है और ये 4 लाइनें इसका आंसर हैं। तो मेमोरी डेंसिटी और मेमोरी कैपेसिटी को आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद आपने यहाँ से
यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है और एमसीक्यूज भी। कैसे बन रहा है कि 2 बेसिक ऑपरेशन, ठीक है, मेमोरी पे हम कौन से 2 ऑपरेशन कर सकते हैं या कितने ऑपरेशन कर सकते हैं, उनके नेम बताएं। इस तरह से ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेमोरी पे आप 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, कौन सा, रीड और राइट। तो ये 2 लाइन आपने कर लेनी है। उसके बाद रीड राइट सिग्नल्स जो हैं ये आप ना करें, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एड्रेस सिग्नल्स आपने रीड कर लेना है। ये 2-4 लाइनें जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं। डाटा सिग्नल्स को भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मेमोरी सेलेक्ट और मेमोरी इनेबल सिग्नल, ठीक है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। तो तमाम स्टूडेंट्स ने ये करना है, मेमोरी सेलेक्ट और इनेबल सिग्नल। ये 3-4 लाइनें हैं इसकी, ये तमाम स्टूडेंट्स कर लें। मेमोरी रीड ऑपरेशन और मेमोरी राइट ऑपरेशन, इसको मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी इन दोनों में एक ही छोटा सा डिफरेंस होगा। अगर आप करना चाहें तो आपको इसको कर लें और एक दफ़ा रीड कर लें, ठीक है, इसकी डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी टाइप्स। मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं, रैम और रोम। रैम और रोम का उम्मीद है कि आप सबको पता ही होगा, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं बहुत दफ़ा ये आप पढ़ चुके हैं कि रैम क्या है, रोम क्या है। तो यही आपने देख लेना है रैम रोम का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे 2 रैम की 2 टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का डिफरेंस जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, इसलिए आपने स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम को अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लें कि ये क्या है। उसके बाद आपने 3x8 डिकोडर, ये यहाँ से 2-3 लाइनें मैंने की हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद एमसीक्यूज के लिए ये 2-3 लाइनें जो हैं ये आप कर लें। एक तो एमसीक्यूज है इसमें जो मोस्ट रिपीट होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेक्चर 40 में फर्स्ट ये करने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी रीड साइकिल और मेमोरी राइट साइकिल, ये भी थोड़ा लेंथी है, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप करना चाहें तो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, अगर आप एक को रीड कर लेंगे दूसरा आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जितना टाइम उस पर लगाना है आप इस पर लगा लें, ठीक है, एस रैम पे और डी रैम पे। तो असिंक्रोनस और सिंक्रोनस एस रैम क्या होती है, इसका आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, ये आपने करना है। उसके बाद आपने अगेन वही बताया गया, ठीक है, एस रैम और सिंक्रोनस रैम और असिंक्रोनस रैम में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस हैं, उसके लिए आपने ये 3-4 लाइनें करनी है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डी रैम के क्या, ये देखें डी रैम डायनेमिक रैम को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने आपको बताया था एस रैम डी रैम तमाम स्टूडेंट्स को करना है। तो यहाँ पे डी रैम की जो डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 2-3 लाइन का है, या तमाम स्टूडेंट्स कर लें। उसके बाद नेक्स्ट ये करने की ज़रूरत नहीं है। और एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया। डी मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और ये फर्स्ट लाइन जो है ये एमसीक्यूज में भी बार बार रिपीट होती है, ये भी आपने 2-3 लाइनें जो मैंने हाईलाइट की हैं ये आप कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो इम्पोर्टेंट है, डी टाइट साइकिल्स अगेन रिपीट हुए हैं, ये आपने नहीं करने। उसके बाद ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं, फास्ट पेज मोड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये 2-3 लाइनें जो मैंने हाईलाइट की हैं। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड मोड, इसको भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ डी रैम्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ डी रैम्स के नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर ठीक है, टाइप्स ऑफ डी रैम्स के नेम पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास है रोम मेमोरी की क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्या हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, और क्या होगा कि आपको ये कहा जा सकता है कि पी रोम और ईपी रोम में क्या डिफरेंस है, ये दोनों को डिफाइन करें, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे 3-4 टाइप्स हैं रोम्स की, ये भी आपने बहुत अच्छे से करनी है। मास्क रोम आप ना भी डिटेल में करें तो कोई मसला नहीं, पी रोम और ईपी रोम को आपने डिटेल में करना है, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है। ये देखें यहाँ पे पी रोम को
एक्सप्लेन किया गया है। तो पीरोम और ईपीरोम में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। जब इसकी डेफिनेशंस आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ईपीरोम को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। पीरोम और ईपीरोम का डिफरेंस या इनको अलग-अलग भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ईपीरोम की भी दो टाइप्स होती हैं। कौन सी होती हैं? अल्ट्रावायलेट ईपीरोम और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल ईपीरोम। ये दो टाइप्स आपसे पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो टाइप थी डबल ईपीरोम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रही है पास पेपर्स में और इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट एंड लॉन्ग के हवाले से। इसलिए आपने ये मैंने 7-8 लाइनें की हैं हाईलाइट, तो ये लाइनें आप कर लीजिएगा। फ्लैश मेमोरी तमाम स्टूडेंट्स करें, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लैश मेमोरी के कौन से 3 ऑपरेशन हैं। ऑपरेशंस के नेम लिखे, ये आपको कहा जा सकता है, यहाँ ये कहा जा सकता है रीड ऑपरेशन और इरेज ऑपरेशन को डिफाइन करें, या रीड ऑपरेशन और इरेज ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। तो इसलिए इन तीनों के नेम करने हैं और रीड और इरेज ऑपरेशन को आपको बताना चाहिए कि ये कैसे काम करती हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है तीनों ऑपरेशंस को। इरेज ऑपरेशन ये है और दूसरे भी ऊपर गुजर गए हैं। अब हमारे पास लेसन है 42। तो फ्लैश मेमोरी कैसे अरेंज होती है रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, ये आप एमसीक्यूज़ के लिए 1-2 लाइन स्टार्ट से कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है ये मेमोरी, ठीक है। जो मेमोरी में जितना भी हमने पढ़ा लेसन 39, 40 और 41 में, ठीक है, उन तीनों लेक्चर्स में मेमोरी का जो भी मेमोरी की समरी थी, जो भी निचोड़ था, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। आप इसको एक दफ़ा वैसे रीड कर ले एमसीक्यूज़ के लिहाज से। सेम वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे लेक्चर्स में देखी हैं। तो उसके बाद ये टेबल जो है, ये टेबल तमाम स्टूडेंट्स ने करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस टेबल में से पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देती हूँ। लाइक ये देखें, इस तरह से आपको मेमोरी टाइप्स बताई हूँ 2-3। उसके बाद आपको 2 कॉलम बताई हूँ, एक नॉन वोलेटाइल और एक हाई डेंसिटी। उसमें ये यस नो नहीं लिखा होगा, ठीक है, इधर भी कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो आपको कहा होगा कि आप इन मेमोरी टाइप्स जो हैं, इनकी मेमोरी टाइप्स जो हैं, ठीक है, ये बताएं कि ये वोलेटाइल है या नहीं, इनकी डेंसिटी हाई है या नहीं। तो यस नो में आपने आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आपने आंसर्स देने होंगे इस तरह से। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स ये देख लें कि SRAM जो है वो नॉन वोलेटाइल नहीं होती, मतलब वोलेटाइल होती है, और इसकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। इसी तरह से DRAM जो होती है वो भी वोलेटाइल होती है और उसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। इस तरह से आपने ये चीज़ें याद रखती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, अगेन बता रही हूँ, तमाम स्टूडेंट्स कर रही हैं इसको। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं। वो क्या होती हैं? स्टैक बेस्ड मेमोरी होती है हमारे पास, LIFO एंड FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने बता दिया आपको कि ये स्टैक बेस्ड होती हैं और किस तरह से काम करती हैं, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद MCQs के लिए आपने करना है कि कीबोर्ड बफर जो है वो एग्जाम्पल किसकी है, FIFO मेमोरी, MCQs के लिहाज से। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन 43। तो यहाँ पे बताया गया है कि FIFO मेमोरी किस तरह से काम करती है, और लास्ट लेक्चर 42 में एक्सप्लेन किया गया था कि FIFO मेमोरी जो है वो किस तरह से काम करती है। दोनों का आपने काम देख लेना है कि किस तरह से स्टैक में काम करती हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट पे चीज़ इन हुई है वो फर्स्ट आउट होगी, उसको पहले निकाला जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है कि जो चीज़ फर्स्ट सबसे पहले ऐड हुई थी स्टैक में वो सबसे पहले आउट होगी। तो मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आप इसको टॉपिक्स जो है हैंडआउट्स में जो गिवन हैं वो आप रीड कर सकते हैं। मेमोरी एक्सपेंडिंग इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मेमोरी मैपिंग भी नहीं। और यहाँ पे ये MCQs के लिए फर्स्ट लाइन आपने करनी है, मज़ीद इसमें कुछ नहीं करना। और बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि MCQs पे भी वीडियो बना दी जाए। अब मुझे लगता है इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं,
बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि MCQs पे भी एक वीडियो बना दूँ। और तब तक जब तक वीडियो मैं नहीं बनाती, आप क्या करें, आप पास पेपर से MCQs की तैयारी रखें। नेक्स्ट ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। और एड्रेस डिकोडर मैंने आपको अगेन बता रही हूँ कि मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर दोनों आपने करने हैं। एड्रेस डिकोडर के लिए आप 1-2 लाइन बस कर लीजिएगा, मज़ीद इसमें से करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कॉन्सेप्ट FPGAs क्या होते हैं। ये जो फर्स्ट मैंने 2-3 लाइनें की हैं हाईलाइट, ये MCQs के लिए हैं। इसमें से बहुत से MCQs 2 MCQs बन रहे होते हैं और बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। हो सकता है आपको क्विज में भी ये MCQs रिपीट हुए हों, इसलिए ये MCQs आपने करने हैं। और FPGAs क्या होते हैं उसका थोड़ा सा इंट्रो है यहाँ पे, उसके लिए आपने ये 3-4 लाइनें करनी हैं। FPGAs को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद हमारे पास है लेक्चर 44। लेक्चर 44 में आपने जो करना है वो यहाँ से सिंगल बिट फुल एडर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें कितनी इनपुट्स होती हैं, आउटपुट्स होते हैं, स्टोरेज इसकी कैसी होती है, ये आपने थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद हमने एनालॉग को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आपने ये 2-3 लाइनें करनी है, ठीक है। यही यहाँ पे प्रोसेस बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है कि एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि एनालॉग और डिजिटल को कन्वर्जन कैसी होती है, एनालॉग को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, अगेन वो प्रोसेस बताया जा रहा है, ठीक है। तो जो हम एनालॉग को जब हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि डिफाइन क्वांटाइजेशन। तो जब आपने ये रीड किया होगा तभी आपको पता होगा कि क्वांटाइजेशन क्या है कि एनालॉग को सिग्नल्स को हम डिजिटल में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हमको क्वांटाइजेशन कहते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं होता। नेक्स्ट क्या है कि ओप ऐप आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओप ऐप भी तमाम स्टूडेंट्स करें और इसका फार्मूला भी MCQs में पूछा जाता है। ओप ऐप की ये डायग्राम आपने एक दफ़ा देख लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे ओप ऐप की एज अ कंपैरेटर ये डायग्राम भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद ये एक नीचे MCQs बन रहा है कंपैरेटर के कैपेसिटर के हवाले से, वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। MCQs के लिहाज से ये फर्स्ट लाइन आपने देख लेनी है। 2 MCQs बन रहे हैं इसमें। पहले हमने देखा था डबल स्लोप, ठीक है। इसके लिए भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसकी ये 2 लाइनें देख लीजिएगा ताकि आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि ये क्या है। अगर बाई चांस आपसे पूछ भी लिया जाता है ये क्वेश्चन पेपर में तो आप इसको राइट कर सकें, एम्प्टी नहीं छोड़ के आना। पहले हमने देखा था ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन्स हैं ये मैंने MCQs के लिए की हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन AD कन्वर्टर के कितने मेन कंपोनेंट्स हैं यहाँ से पूछा जा सकता है। तो कंपोनेंट्स यहाँ पे 3 लिखे गए हैं, वो 3 कंपोनेंट्स आपने देख लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, उनके नेम। मज़ीद इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने देखा था कि एनालॉग को हम डिजिटल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट जब हम करते हैं तो उसमें कौन से एरर्स आती हैं। 3 टाइप्स के एरर्स आते हैं। कौन से, मिसिंग कोड, इनकरेक्ट कोड और ऑफसेट एरर्स। तो ये तीनों एरर्स के आपको नेम पता होना चाहिए। और ये एरर्स जो हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे पूछे जाते हैं, क्या से पूछा जा सकता है कि मिसिंग कोड और इनकरेक्ट कोड को डिफाइन करें या इनका डिफरेंस बताएं, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। ऑफसेट कोड है, एरर है एक ऑफसेट एरर, तमाम स्टूडेंट्स ने करना है अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डिजिटल टू एनालॉग। हम जो पहले देखते थे लास्ट लेक्चर्स में वो था कि एनालॉग को हम डिजिटल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हमारे पास है कि डिजिटल को हम एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए भी कन्वर्ट करने की 2 टाइप्स हैं। टाइप्स के नेम्स आपने देख लेने हैं MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद इसको थोड़ा सा
दोनों टाइप्स को थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना है कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ये वर्क करती हैं। उसके बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की कुछ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सी हैं? रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, इनके नेम आपको बताने चाहिए, और मोनोटोनिसिटी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है। और इसके दूसरा आप इसके पास नेम्स कर लें, दूसरों को डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। मोनोटोनिसिटी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लेक्चर 45 तक। तो उम्मीद है कि अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करते हैं 5 स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी यहाँ से। ये देखें, ये मेरी ग्रेड बुक है, ठीक है। जब मेरा ये मतलब सब्जेक्ट था तो मेरा इसमें 4/4 CGPA आया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एज अ प्रूफ, ताकि तमाम स्टूडेंट्स देख लें, ठीक है। तो यही टॉपिक्स मैंने खुद प्रिपेयर किए थे जब मेरा ये सब्जेक्ट था, और इस सब्जेक्ट के इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या किया था, 4/4 CGPA लिया था, A ग्रेड। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका भी 4/4 CGPA आ सकता है, आप भी A ग्रेड ले सकते हैं। इसलिए अच्छे से तैयारी करें फाइनल टर्म की, अच्छे से पेपर आपने देना है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती होगी फिर भी आपने उस चीज़ को छोड़ के नहीं आना, ठीक है। उसको ऐसे ही नहीं रहने देना, आपने वो जगह फिल करनी है, उसका आंसर खुद से लिख लेना है। बिकॉज अगर आपने अब ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं और फिर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने आपको नहीं तब बताया, ठीक है, वो आपसे पूछा जाता है, तो आपने अब तक इतना इस बुक को रीड कर लिया होगा, इतने टॉपिक्स इसके क्लियर कर लिए होंगे, तो कि आप उस टॉपिक का, उस क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख सकते हैं, खुद से बता सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनका भी पेपर बहुत अच्छा हो आपकी तरह।